तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो आप लोग देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारे पास है। चूज द फॉलोइंग, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। तो पहला प्रश्न हमारे पास बनता है द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज क्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये हमारी चार्ज की वैल्यू होती है, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, इसके अलावा ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा मैच कर रहा है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है तो इसको भी कैंसिल करेंगे। ये यहाँ पर -19 लिखा हुआ है, -19 नहीं लिखा है, यहाँ पर 18 लिखा है, -18, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये हमारा मैच कर रहा है लेकिन इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। परीक्षा बोर्ड वालों ने इसको गलत दे रखा है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। ओके, करेक्ट कर लेना। बाकी परीक्षा बोर्ड वालों ने आगे इसको करेक्ट कर रखा है। जब वन वर्ड करवाया ना इसके वन वर्ड जो दे रखे हैं यहाँ पर, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पर इन्होंने करेक्शन कर रखा है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। ये बिल्कुल करेक्ट इन्होंने दे रखा है, देख पा रहे होंगे आप लोग सभी। ये रहा, चलिए तो समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्जेस। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो होते हैं भाई साहब 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, यहाँ पर माइनस वगैरह नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 10⁻18 लगा दो, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? तो आप सभी ने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? Q इज इक्वल्स टू होता है एन। बस वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर आपको ये वैल्यू दे रखी है, 1 कूलम उन्होंने बोल रखा है। बाकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये वैल्यू आपको पता होती है, तो एन आपको निकालना है बस। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो, बाकी इसको हमने करवा रखा है। आप लोग चेक करिएगा यूट्यूब पर इसका एक वीडियो डला हुआ है, पहले ही वीडियो हमारा था, वहाँ पर हमने इसको करवा रखा है। लेकिन आप लोग भी कर सकते हो, देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो को डायरेक्ट कर लेना, हो जाएगा। यही आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, और डायरेक्ट भी याद करो तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, द मिनिमम चार्ज ऑन अ प्रोटोन। एक प्रोटोन के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी बताया आपको, ये रहा ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ध्यान रखना माइनस लगाना। क्या पूछ रहे हैं आपसे? चार्ज पूछ रहे हैं, तो चार्ज माइनस लगाना, प्लस लगा दिए तो कितना हो जाएगा? 10⁻9 ये प्लस में होता है, और अगर माइनस आपने लगा दिया तो ये इस प्रकार से होता है। प्लस अगर कर देते हो उसका मतलब क्या होता है पता है आपको? कि इतना चार्ज होता है। इतना चार्ज कभी देखा है किसी ने? 10⁻19 इतना अगर होता तो आज हम लोग जीवित नहीं होते। ठीक है, समझा करो इस चीज को थोड़ा सा। ये बहुत छोटा चार्ज होता है, तो 19 माइनस लगाओगे तो छोटा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P एट अ पॉइंट A एट अ पॉइंट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल डिपेंड ऑन RS। इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आप लोग बदलिए, इस तरीके से आप लोग नहीं पढ़ेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पर आप लोग हाईलाइट करो E को, ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल समझ में आता है, चलो ठीक है, डाइपोल बना लिया हमने। इसके द्वारा कहां पर पूछा जा रहा है आपसे? एट अ पॉइंट कोई सा ही पॉइंट उठा लो आप लोग, यहाँ पे उठा लो, यहाँ पे उठा लो, यहाँ पे। ये आपने डाइपोल बनाया। ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस का क्यू। अब आप लोग किसी के ऊपर भी, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग क्या निकालोगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो यहां से मान लीजिए आर डिस्टेंस है, कहीं पर ही मान लो, लेट से यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिलेशन क्या आएगा वो आपको बताना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारी आर डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो ये वही क्वेश्चन बन जाता है हमारा एक्सियल को एक्सियल वाला। तो वहां पर यही तो हमारे पास आता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब। डायरेक्टली बोला इसलिए हमने 1 बोला है। ठीक है, इनवर्सली बोलते हो डायरेक्ट बोल देते r का क्यूब। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। यहाँ तो आपको टिक लगाना है तो बिल्कुल डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया था, 8th वाला देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फेयर। एक खोखले स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। अरे खोखले, अगर आप लोग खोखला स्फेयर लोगे ना तो उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। चार्ज तो बाहर होता है, अंदर क्या रखा है वहां पर? ओके, तो ये होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होता है? उसकी सरफेस के ऊपर होता है। तो अंदर क्या होता है? अंदर 0 होता है। अगर आप लोग बनाओगे ना गॉसियन सरफेस तो अंदर कुछ नहीं आएगा, इसलिए। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज्ड आउट फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज। तो आप सभी को गोस थ्योरम आती होगी। गोस थ्योरम के अनुसार
जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम लोग फाई ई के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना होता है, यहाँ पर आता है हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू तो हमें दिख नहीं रहा है और हमसे पूछा भी नहीं है क्यू के बारे में, उन्होंने बोल रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको आप लोग हटा दीजिए, तो बचा क्या, वन अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो वन अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको समझा रखा है इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से, लेकिन अभी हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं फटाफट, तो आप लोगों को डायरेक्ट बता देते हैं कि किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। आगे देखिए, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है एक मेटल का, ये आपको बताना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज इनफाइनाइट, ये हमारा हो जाएगा ए वाला। अगर आप लोग एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखोगे ना, तो वो इनफाइनाइट होता है। और अगर आप लोग इंसुलेटर की बात करते हो, ठीक है, जो कंडक्ट नहीं करता है कुछ भी, तो उसका आएगा जीरो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट बनेगा यहाँ पर। मेटल की बात करते हैं तो इनफाइनाइट, और अगर इंसुलेटर वगैरह की बात करते हैं तो जीरो। आगे देखिए, जो हमारा है 13 वाला इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, उसकी यूनिट कैसे निकालोगे, तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन में क्यू, चार्ज है हमारा। क्यू नोट लगाना हो तो क्यू नोट लिख लो। तो फोर्स की यूनिट पता है आपको, न्यूटन होती है। उसके बाद अपॉन में हमारे पास क्यू नोट, क्यू नोट मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, गुलाम। तो एन बाई सी, ये कहीं पर दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है, बी वाला, तो बी वाला टिक लगा दोगे। आई बात समझ में, फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो तो फिल को इन द ब्लैंक्स करते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्जेस, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज क्या होता है पहले तो ये बताओ। अगर हम लोग करंट की टर्म में समझना चाहें, तो करंट होता है हमारे पास Q बाई टी। ठीक है, Q बाई टी, तो इसको हम लोग आई टी लिख सकते हैं। ठीक है, आई टी लिख सकते हैं, और ये हमारा Q बन जाएगा। तो ये हमारा Q बनता है आई टी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहें, तो आप लोग अब लिख सकते हो। देखिए, आई होता है, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, टी जो होता है उसको हम लोग सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, सेकंड में लिखते हैं, इस तरीके से आप लोग समझिए। तो हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला में क्या लिखते हैं हम लोग, एम, एल, टी और ए। ठीक है, ए मतलब यहाँ पर एम्पियर। तो क्या आपको एम यहाँ पर दिख रहा है क्या, कोई मास वास दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मास के ऊपर लगाओ जीरो। क्या यहाँ पर आपको लेंथ दिख रही है, एरिया वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जीरो लगाओ। क्या आपको टाइम दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वन लगाओ। क्या आपको एम्पियर दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है, वन लगाओ। तो बना क्या हमारे पास, 80। सभी को याद होगा ये तो 80, लेकिन आपको समझा दिया किस तरीके से इसको अप्रोच करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा 80। ओके, ये रहेगा। आगे देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सभी को याद हो जाना चाहिए, अभी बताया थोड़ी देर पहले, एफ बाई क्यू नोट। तो अब आपको क्या पूछी जा रही है यहाँ पर, एसआई यूनिट पूछी जा रही है, यूनिट। तो एसआई यूनिट आप सभी को क्या बताई थी, अभी हमने क्या बताई थी, कि एसआई यूनिट इसकी बनेगी, फोर्स होता है न्यूटन, और क्यू नोट हमारे पास होता है भैया क्या, क्यू नोट की यूनिट क्या होती है हमारे पास, क्यू नोट या फिर चार्ज की यूनिट क्या बनती है हमारे पास, गुलाम। इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। ओके, तो सेम ही आंसर आएगा इसका भी। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूटन गुलाम इनवर्स, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ वाला देखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमारा हो गया ना। अच्छा, हमने ये वाला सॉल्व कर दिया क्या, हमने ये वाला सॉल्व कर दिया, हमें नीचे वाला सॉल्व करना था, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम सोच रहे थे कि क्वेश्चन को हम लोग बार बार वापस क्यों कर रहे हैं, अब समझ में आया कि हमसे ऐसा यूनिट तो ऊपर वाले में पूछी थी, नीचे वाले में क्या पूछा है हमसे, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, उसमें क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास फिर से यहीं पर आ जाना है, ऊपर है फोर्स, नीचे हमारे पास चार्ज। ठीक है, ऊपर है फोर्स, नीचे हमारे पास चार्ज। तो अभी आपको बताया था हमने, नीचे वाला तो बता दिया था कि चार्ज का किस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला बनता है। फोर्स का आप लोग सभी याद रखना, बहुत काम आएगा, m1l1t-2, m1l1t-2 सभी याद कर लो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1l1t-2, m1l1t-2, l1 m1l1t-2। इसको अगर आपने याद कर लिया ना, तो भाई साहब आपकी लाइफ इजी हो जाएगी फिजिक्स के अंदर। डायमेंशन फॉर्मूला में आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि अगला जो चैप्टर है हमारे पास, फिर उसके अगले वाला जो चैप्टर है, फिर उसके वाला जो अगले चैप्टर है, उसमें बार बार ये चीजें रिपीट होगी। तो एक बार याद कर लो, बस फोर्स याद कर लो, बाकी तो आप लोग निकाल ही लोगे। तो अभी हमने निकाला था चार्ज का, वो आया था हमारे पास 80। 80, अब इसको सबको मिला जुला कर लिखते हैं। तो m1 है हमारे पास, l1 है हमारे पास,
t-2 है, और यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा, तो -2 - 1 कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा। ए जो रहेगा अगर ऊपर आएगा तो ये भी इनवर्स में चढ़ जाएगा। ये तो m1 L1 t-3 a-1 ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आई बात समझ में। आप चाहो तो 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, लेकिन इनवर्स लिखना जरूरी है। ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो, तो ये हो गया खत्म। ठीक है, तो दोनों करवा दिए। अब हम आ जाते हैं 11वें के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है। कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ट्रूली ओनली फॉर दोस पॉइंट पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। भाई साहब, अगर आप लोग 2 पॉइंट लेते हो, 2 पॉइंट चार्ज लेते हो, तो ये दोनों रेस्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूवमेंट कर रहे हैं, कभी ये यहाँ जा रहा है, कभी ये यहाँ जा रहा है, कभी रेस्ट पर। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चाहो तो आप लोग इमेज द कॉलम्स देख सकते हो, लेकिन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा कुछ इसमें बचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राइट द आंसर इन 1 वर्ड। 1 वर्ड में आपसे इसके उत्तर पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको 1 वर्ड में इनके उत्तर देने रहेंगे। चलिए एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेकंड वाला आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू यार अब तो आपको याद ही होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। पांचवा देखो, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। आप लोग यहां पर जरा देखो तो सही, क्या लिखा हुआ है कि Q1 को जोड़ें और Q2 को जोड़ें तो हमारे पास 0 आ रहा है। कैसे संभव है, आप लोग खुद सोचो। 0 कब आता है, जब दोनों वैल्यू सेम हो और इनके बीच में साइन चेंज हो। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारे पास साइन दोनों का क्या है, सेम है। तो हमें पता है कि वैल्यूज तो सेम होगी। तो Q1 और Q2 ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट हो जाएगी। मान लो ये हमारे पास नेगेटिव है, अब कहानी सही बन जाएगी। तो यही बात आपको बतानी है कि एक हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन दोनों की कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। बस कहानी सिंपल है, यही बात आप लोग लिख देना। कहाँ गया फिफ्थ वाला हमारा, ये रहा। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेम बट दे आर अपोजिट इन नेचर या फिर डायरेक्शन। ऐसा लिख देना बस आप। ओके, नेचर लिख देना, नेचर भी सही है, क्या दिक्कत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेम बट अपोजिट इन नेचर। नेचर मतलब वही बात हो जाती है। ओके, दे आर अनलाइक, अनलाइक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 6 वाला देखें, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व वाई। हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो कर्व नहीं बनाती है, ऐसा क्यों। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव नेगेटिव बन गया। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाती है, ऐसे इस प्रकार से। तो ऐसे में ये क्या बनाता है, क्लोज लूप नहीं बनता है, पूरा लूप इस प्रकार से नहीं बनता है। ठीक है, बस यही तो रीजन है इसका, ये लिख देना आप लोग। तो 6 वाला ये रहा, पढ़ लेना आप सभी। क्या लिखा हुआ, बिकॉज फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, तो इस वजह से क्लोज लूप नहीं बन पाया। क्लोज लूप कैसे बनता, अगर ये यहाँ से जाता और अंदर अंदर कुछ कहानी चलती और ये ऐसा जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे ही तो होता है सर्कुलर लूप, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आती है हमारे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं पहले। देख लो आप लोग, 8th वाला दिख रहा होगा आप सभी को। इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस। डॉट लग गया, इसे समझ जाओ कि डॉट किस में आता है, स्केलर में आता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जहां पर डॉट वो स्केलर, जहां पर क्रॉस वो क्या होती है हमारे पास, डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब वो होती है वेक्टर। तो बस ये बात होती है। बाकी अब यार आप सभी लोग निकाल लेना, इसकी एसआई यूनिट निकाल लेना कैसे निकलेगी। ठीक है, काफी सिंपल चीज है। सबसे पहले तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल लेना, N/C। और ds क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है। आप चाहो तो इसको ए भी लिख दो अभी समझने के लिए। एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बस ये बन गया फॉर्मूला, लो हमने करवा दिया। N मीटर स्क्वायर अपॉन में खुला, ये बन गया। ठीक है, ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश।